प्राय 3 बेसिक रीजन है सुसाइड करने की। एक होता है बायोलॉजिकल, जो हम नहीं बदल सकते, लेकिन समय रहते हम उसका उपचार कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल होता है, जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसको वातावरण से या काउंसलिंग से हम बदल सकते हैं। तीसरा सोशल है, किस तरह के लोगों के बीच उठता बैठता है, कौन लोग उसके दोस्त हैं। ऐसे में बच्चे जैसे जब उनको आत्महत्या के विचार आते हैं, अपने नोट्स दूसरे बच्चों को दे देते हैं, अपनी किताबें दूसरे बच्चों को दे देते हैं। जिन चीज़ों में पहले वो प्रसन्नता अनुभव करते थे वो छोड़ देते हैं, अकेले रहने लग जाते हैं। तो ये सब खतरनाक साइन है। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जिस तरह से बच्चे का एडमिशन प्रोसेस होता है, उसी तरह से एक छोटा क्वेश्चनेयर हो और उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चे जिसमें ये लक्षण मौजूद हैं, आगे जाके इस बच्चे में परेशानी हो सकती है। ऐसे स्टेटमेंट ओपनली कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए व्यक्ति, इवन जो उनके सो कॉल्ड काउंसलर हैं, वो भी कई बार कह जाते हैं कि बच्चे को हम आते ही कहते हैं, बेटा अगर आपको सफल होना है तो 16 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। कोटा एजुकेशन हब के नाम से फेमस है। हम आए दिन खबरें देखते हैं कि कोटा से इतने बच्चों ने नीट क्लियर किया या इतने बच्चों ने जेईई क्लियर किया। दूसरी तरफ खबरें कोटा से ये भी आती है कि बच्चे कितने एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। वो अगर नहीं साबित कर पाए या उनकी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है या उनके ऊपर जो प्रेशर है वो नहीं झेल पाए, तो वो कैसे स्टेप्स लेते हैं, वो भी हम आए दिन खबरों में देखते रहते हैं। कोटा में पढ़ने वाले बच्चों का साइकोलॉजी कैसा है, वो क्या कुछ झेलते हैं, किन कंडीशंस में वो पढ़ते हैं, और जो कोटा से हमें दूसरे साइड ऑफ स्टोरी दिखती है, जिसमें कभी आत्महत्या की खबरें आती है, कभी सुसाइड अटेम्प्ट की स्टोरीज आती हैं, उसका क्या रीज़न है और उसका क्या सल्यूशन है, वो कैसे सही होगा, वो नंबर्स कैसे कम होंगे जो आए दिन हम आंकड़ा बढ़ते हुए देख रहे हैं। इस पर तसल्ली बख्श बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोटा मेडिकल कॉलेज के साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड भरत सिंह शेखावत जी हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या जेईई के लिए, वो किन कंडीशंस में रहते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है और वो किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? देखिए, कोटा का नाम पूरे देश में बहुत विख्यात है और कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं कि कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा अगर आ जाए तो उसकी सफलता निश्चित है। जो बाहर से जो बच्चे आते हैं वो इस आशा के साथ आते हैं कि हम कोटा जाएंगे, दिल लगा के पढ़ाई करेंगे और हम IIT हो जाएंगे या मेडिकल में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोटा में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ बैठ के उनको ऐसा लगता है कि कोटा में जाने से उनके सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पर वास्तव में ऐसा है कि कोटा में जो बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे बहुत काबिल होते हैं। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बच्चे नई जगह में बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और ठीक से पढ़ाई करते हैं और वो सफल भी होते हैं। पर बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप के कहने से या किसी अन्य कारणों से आ जाते हैं, लेकिन हर पढ़ाई हर बच्चे के लिए नहीं है। कोई किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा हो सकता है, कोई दूसरे क्षेत्र में अच्छा हो सकता है। पर यहाँ आने के बाद कई बार बच्चा एक तरह से एक जाल में फंस गया है। टीचर्स उसको हमेशा ये याद दिलाते हैं कि आपको बहुत मेहनत करना है। पेरेंट्स उसको ये याद दिलाते हैं कि तुम पे कितना खर्चा हो रहा है और हम कितना कष्ट उठा के आपको पढ़ा रहे हैं, तुमको हर हालत में सफल होना है। तो कई बार बच्चा इस द्वंद में फंस जाता है कि वो ये भी नहीं कह पाता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे बस का नहीं है, और वो कर भी नहीं पा रहा है। तो धीरे धीरे इस अवस्था में उसमें निराशा का भाव पनपने लगता है और शुरू में उसको विचार आते हैं। अगर वो अपने विचारों को मैनेज नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे उसके विचार जो है वो मजबूत होने लगते हैं, उसके मन में प्लानिंग आने लगता है। एक बात मैं विशेष तौर से और कहना चाहूँगा, कोई भी मरना नहीं चाहता, बच्चा भी मरना नहीं चाहता, लेकिन जिस सफरिंग से वो गुजरने लगता है, कई बार उसको ऐसा लगता है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो घर जाएगा, क्या मुंह दिखाएगा,
अपने शहर का वो टॉपर होता है। यहाँ जो बच्चे आते हैं वो उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी असफलता देखी ही नहीं, और अगर यहाँ उनके ग्रेड कम होने लगते हैं, वो असफल होने लगते हैं, तो वो जीवन व्यर्थ मानने लगते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो आत्महत्या की ओर प्रेरित होने लगते हैं। एक बात साइकोलॉजिस्ट होने के, साइकेट्रिस्ट होने के लिहाज से मैं आपको और कहूँगा, हम आत्महत्या को एक बीमारी मानते हैं। ये आमतौर पे मिथ है कि उस क्षण को अगर टाल दिया जाए तो आत्महत्या टल जाती है। ऐसा नहीं है। बच्चे में जो विचार आ रहे हैं वो निरंतर सघन होते रहते हैं, और एक पॉइंट पे आके वो आत्महत्या का निर्णय लेता है, प्लान बनाता है और आत्महत्या कर बैठता है। सर, यहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर क्या ऐसा डिफरेंशिएशन बच्चे फील करते हैं, या कहाँ, किस पॉइंट पर वो ऐसा फील करते हैं कि हम अलग हैं या हम पीछे हो रहे हैं? क्या वो टेस्ट के मार्क्स हैं, या वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कंपटीशन है, या जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है? मतलब वो क्या फैक्टर्स हैं जो उनको डिफरेंशिएट फील करवाते हैं? देखिए मैडम, ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इनमें लिमिटेड सीटें होती हैं। बच्चा कितना भी प्रतिभाशाली हो, उनको उस लिमिटेड सीट के लिए कंपटीशन है। जब वो अपनी क्लास में पढ़ता है तो वो वहाँ क्लास में अच्छे नंबरों से पास होता है और वो अपने आप को अच्छा समझता है, खुश भी रहता है। यहाँ आने के बाद में पढ़ाई, निरंतर पढ़ाई और पढ़ाई, इसके अलावा बच्चे को और कुछ भी नहीं, उसकी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता। हर व्यक्ति उसको कहेगा तुम यहाँ पढ़ने आए हो, तुम पढ़ो। तो बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है, अगर वो इस तरह की पढ़ाई में पिछड़ रहा है, तो धीरे धीरे वो मार्जिनलाइज होता जाता है, पीछे हटता जाता है। यहाँ ऐसा भी सिस्टम है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, उनको वो स्टार बैच में एडमिशन देते हैं, ऊपर वाले बैच पे। उस बैच पे ये बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि यही बच्चे जो हैं जो उनकी पब्लिसिटी के लिए बाद में वो इस्तेमाल करते हैं बच्चों को। तो उनके बारे में एडवर्टीजमेंट छपते हैं, उनकी सफलता की कहानियाँ सामने आती है। पर जो बच्चा ठीक नहीं कर पा रहा है उसको एक भीड़ में छोड़ दिया जाता है। इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, ऊपर के जो 4-5 बैचेज हैं जिन पे उनका पूरा फोकस रहता है, उन्हीं में से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। बाकी बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। टीचर आता है, पढ़ाता है, आपको समझ में आए न आए, और जो बेस्ट टीचर है वो स्टार बैच को पढ़ाते हैं, और जो दूसरे बैचेज हैं उनको उतने काबिल बच्चे नहीं पढ़ाते। बच्चों को कई बार पर्सनलाइज अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो नहीं दे पाते। अगर उनकी कुछ मानसिक और शारीरिक समस्याएं हैं, आप ये देखिए कि बच्चा इस दौर में शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को वो ठीक से समझ ही नहीं पाता है, और उस हालत में वो कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास हो जाता है। ऊपर से ये पढ़ाई जो है वो भी नहीं कर पाता है। तो उसको एक जगह आकर के और उसको लगता है कि मैं महत्वहीन हूँ, मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एक ऐसी सुहानी तस्वीर पेश करते हैं देश के सामने और दुनिया के सामने। हमको वस्तुस्थिति को जानना चाहिए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये नहीं बताते कि हमारे पास इतने बच्चे थे और उसमें इतने सेलेक्ट हुए। वो ये बताते हैं कि जो टॉप 100 आए उसमें हमारे इतने बच्चे थे, और वो जो उजला पक्ष है उस पक्ष को वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। पर इसकी जो डार्क साइड है उसको कोई भी दिखाना नहीं चाहता। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के तो इतनी ज़्यादा उनमें दुराग्रह है कि वो नहीं चाहते कि आत्महत्या की बात या सुसाइड की बात पे विचार हो और उसको एड्रेस किया जाए। इससे उनको लगता है कि इससे नकारात्मक प्रचार होगा और लोग हमारे पास बच्चों को भेजने से डरेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि बच्चों को पूरी पिक्चर पता होनी चाहिए। किसी कारण से अगर वो नहीं कर पाए तो उनको वैकल्पिक रास्ते बताए जाने चाहिए और उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया जाना चाहिए। कुछ कम मार्क्स आना असफलता नहीं है। कुछ मार्क्स आने का मतलब ये नहीं है कि आप
व्यर्थ हैं, महत्वहीन हैं। आप में और बहुत प्रतिभाएं हो सकती है, और ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिनमें बच्चा एक क्षेत्र में नहीं कर पाया तो दूसरे क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। तो इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें सिर्फ उतने ही बच्चे लें। अभी ये पूरा कैंपेन चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में आएँ। उसके बाद उनके साथ क्या होता है इस पे किसी का खास ध्यान जाता नहीं है। तो पहला डिफरेंशिएशन तो यही क्रिएट हो गया कि आपने सभी बच्चों से फीस एक बराबर ली, लेकिन जो सो कॉल्ड, जिनको हम होशियार कहते हैं, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उनको अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको अलग क्लासेस मिल रही है, बाकी बच्चों को अलग क्लासेस मिल रही है। मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करना समझ में आता है जो उनका पर्सपेक्टिव है, लेकिन इससे समस्या का निदान तो हो नहीं रहा। मतलब हर साल हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते ही हैं। इस 8 महीने के टेन्योर में अगस्त तक 2023 में 24 केसेस आए हैं। तो सवाल तो कोचिंग वालों पर भी उठते हैं, तो वो क्या कोई काउंसलर या कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसे अपने कोचिंग में नहीं रखते जो बच्चों को काउंसल करें या उन बच्चों को डिटेक्ट करें उस आधार पर कि कौन ज़्यादा वल्नरेबल है? आपने होशियारी के आधार पर तो डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है उस आधार पर डिफरेंशिएशन का कोई प्रोसेस नहीं है। देखिए, ये प्रशासन भी अपने स्तर पे लगातार इस मामले में कोशिश करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे आत्महत्या करें, लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि हम चीज़ों को ठीक से समझना नहीं चाहते। एक तो हमने बच्चों की स्कूलिंग को ख़त्म कर दिया। ये एक ओपन सीक्रेट है। जितने बच्चे ये पढ़ते हैं उनकी झूठी हाजिरी लगाई जाती है। वो डमी स्कूल में पढ़ते हैं और परीक्षा भी देते हैं, और वो वास्तव में कोचिंग में पढ़ते हैं। तो एक तो हमने स्कूली सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। एक बच्चा जब नॉर्मल डेवलपमेंट से आता है, स्कूल में पढ़ता है, साथियों के साथ खेलता है, विचार विमर्श करता है, और एक अच्छे वातावरण में वो परिपक्वता को प्राप्त करता है, मैच्योरिटी को प्राप्त करता है। एक बच्चा जो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, इस तरह के स्ट्रेस को झेलने के लिए, उसको हम सिर्फ इसलिए भेज देते हैं कि हम इसको जल्दी भेज दें तो इसकी तैयारी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। ये कोई उचित तरीका नहीं है। तो पहला तो मेरा सजेशन ये है कि हमको अपनी एक अच्छी स्कूली व्यवस्था है उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे आते हैं उनको एक उम्र से पहले कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। उनको पहले अपनी स्कूलिंग पूरी करनी चाहिए, फिर उसके बाद अगर 6 महीने की और साल भर की कोचिंग हो या गाइडेंस हो तो उस बात को फिर भी समझा जा सकता है। पर स्कूल का अल्टरनेट कोचिंग नहीं है, ये हमको समझना चाहिए, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हर बच्चा अलग है। कुछ बच्चे नई परिस्थितियों में बहुत अच्छे ढंग से सामंजस्य बिठा पाते हैं, कुछ बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो आने के बाद में जो व्यवस्थाएं उसको मिल रही है उससे, उसको हम कहते हैं कोपिंग, वो उससे सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, और ऐसे बच्चे निरंतर तकलीफ़ों को झेलते हैं और धीरे धीरे उनको ये लगने लगता है कि वो मर जाए तो ही अच्छा है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे जो भी बच्चा एडमिशन के लिए आए, एक तो ये देखा जाए कि ये इस पर्टिकुलर टाइप के फील्ड के लिए, इस तरह के परीक्षा के लिए वेदर ही इज़ फिट और नॉट। हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर सकता, एक तो ये देखा जाना चाहिए। तो पहले एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे, अभी एंट्रेंस के नाम पे ये स्कॉलरशिप का टेस्ट करते हैं और सबको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं। तो एक तो बच्चे को वो देखा जाना चाहिए, और अगर बच्चा इस तरह के फील्ड के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसके पेरेंट्स को उसी वक्त बताया जाना चाहिए कि आपका बच्चा बहुत होनहार है, दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, इस पर्टिकुलर फील्ड में ये ठीक शायद नहीं कर पाए। तो इससे पेरेंट्स भी सोचने के लिए मजबूर होंगे। इसके अलावा जो बच्चे हैं, अगर हम उनको स्क्रीन करें तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो शुरुआत से ही मानसिक परेशानियों में या विपरीत परिस्थितियों में जिनको परेशानियां बढ़ जाती है। अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकें, तो हमको पता है कि इन 1 लाख बच्चों में ये 100 बच्चे ऐसे हैं जिन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हम कर सकते हैं, और काउंसलर भी जो रखे जाएं वो काबिल लोग रखे जाएं, और इस बात की पूरी व्यवस्था की जाए कि उनको प्राइवेसी मिले और बच्चा काउंसलर से
खुल के बात कर सके। प्राय ऐसा देखने में आता है कि एक छोटा सा कमरा जिस पे काउंसलर पार्ट टाइम बैठता है या वही आदमी कहीं और काम करता है और कागजों में काउंसलर यहाँ भी होता है, कोचिंग में भी रजिस्टर है, और बच्चों के पास ऐसा फ्री टाइम नहीं है कि जब वो चाहें तब उनको काउंसलर अवेलेबल हो, और उसके लिए बहुत मैन पावर की ज़रूरत भी है जो ये लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि ये एक बड़ा बिजनेस है और इसमें इस मॉडल में वो उनके इंटरेस्ट का मॉडल नहीं। मेंटल हेल्थ उस मॉडल में जगह नहीं है, मेंटल हेल्थ जगह नहीं है। हर व्यक्ति, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिला प्रशासन, हम लोग सब चाहते हैं कि बच्चे आत्महत्या न करें, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं। जिस तरह अच्छे ट्रैफिक रूल को पालन करके हम एक्सीडेंट रोक सकते हैं, उसी तरह जो वल्नरेबल बच्चे हैं अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएं और उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर पाएं तो इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। प्राय आप, सॉरी मैं टोक रही हूँ, आपका ये जो बात है कि सपोर्ट सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब वो वल्नरेबल बच्चों को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या? हम प्रशासन के अगर अभी कदम उठाए हुए देखें तो वो स्प्रिंग वाले पंखे लगा रहे हैं, एंटी सुसाइड वाले नेट लगा रहे हैं, उनके स्टेप्स तो हम कुछ और ही देख रहे हैं। देखिए, ये जो स्टेप है ना, ये बिना चीज को ठीक से समझे बिना है। आत्महत्या कई तरीकों से की जा सकती है, ठीक है, पंखे से लटक के कोई करता है, आप ये भी करना चाहें करें, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने आत्महत्या करनी है सिर्फ पंखे लगा देने से तो समस्या हल नहीं होगी। वो जाके चंबल में कूद जाएगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत से कूद जाएगा, वो दूसरा तरीका अपना लेगा। हमको उस बच्चे को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको संभालना चाहिए समय रहते, जो हम नहीं कर पा रहे। शुरू में जब जिला प्रशासन ने कोशिश की तो हमने भी इसकी ट्रेनिंग देने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि जब टी रविकांत यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक बार इस समस्या की तरफ ध्यान देने के लिए कुछ लोगों को बुलाया, जिसमें मैं भी शामिल था। एक टेलीफोनिक हेल्पलाइन की स्थापना हुई। तब ये काउंसलर सबसे पहले उनके कहने से रखे गए जो बच्चों को समय पे जरूरत हो तो दे सके। उसके पश्चात जो भी व्यक्ति आता है वो अपने हिसाब से इसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये एक ऐसा एक्सपर्ट विषय है जिसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है। प्राय कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि टीचर से अच्छा काउंसलर कौन हो सकता है। टीचर सब्जेक्ट का काउंसलर हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता। इसके बारे में मेरा एक फंडामेंटल सजेशन ये है कि अगर तो सब लगा रहा हूँ, इसमें सिर्फ इच्छा की ज़रूरत है, कोई कठिन काम नहीं है। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जिस तरह से बच्चे का एडमिशन प्रोसेस होता है उसी तरह से एक छोटा क्वेश्चनेयर हो जिसमें वो ऑनलाइन उस सॉफ्टवेयर में अपने उत्तर दर्ज करें, और उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चे जिसमें ये लक्षण मौजूद हैं, आगे जाके इस बच्चे में परेशानी हो सकती है। तो उन बच्चों को अगर हम शुरू से बिना उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे बिना अगर हम उस पर नज़र रखें, उसको थोड़ा सा स्पेशल फोकस रखें, और न केवल बच्चे को बल्कि उसको पढ़ाने वाले टीचर्स का भी फीडबैक होना चाहिए और उसके पेरेंट्स से भी रेगुलर फीडबैक लिया जाना चाहिए। तो ये एंट्रेंस पे होना चाहिए और हर कुछ समय के बाद में ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो उस क्वेश्चनेयर को वो अटेम्प्ट करें, जिससे जैसे ही उसमें लक्षण प्रकट हो तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि बच्चे की स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस कम हो रही है, वो स्कूल से एब्सेंट रहने लग गया है, कोचिंग में जाता नहीं है, रात को देर से घर लौटता है, या कोचिंग सेंटर से हॉस्टल से कोचिंग सेंटर जाता ही नहीं है। इस तरह की तमाम चीज़ें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेवलप की जा सकती है, क्योंकि कोटा में अब लाखों बच्चे आते हैं। पहले हमने कुछ साल पहले ये सजेशन दिया था कि एक क्वेश्चनेयर दिया जाए जो बच्चों से भरवाया जाए। अब ये संभव नहीं है, पर लोग अभी भी उसी को दोहरा रहे हैं। तो जो मेथड हम अडेप्ट करना चाहते हैं, जिनको हमने करने की कोशिश भी की है, सच्चाई ये है कि वो सब फेल है। हमको कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, हमको कोई नया मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा, और इस बात पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि इसको हम कैसे रोकें, तभी जाके ये सब चीज़ें रोकी जा सकती है। सिर्फ ये सोचने की कि भाई बच्चा तकलीफ में आ गया है, वो आपके पास चला के आए तब आप उसकी कोई मदद करो, इसकी जगह हमको ये करना चाहिए कि हमको शुरू से उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और समय रहते उसका समाधान करना चाहिए। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है
तो उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई ये नहीं कर पा रहा है, इसकी ये स्थिति है, तो बेहतर है कि इसके लिए कोई विकल्प ढूंढा जाए। सर, जो पेरेंट्स, गार्जियंस या फैमिली वाले ये वीडियो देख रहे हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनका बच्चा अब डिप्रेशन में जा रहा है या वो उस माइंडसेट की तरफ जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि जो भी फैसले ऐसे लिए जाते हैं वो क्षणिक फैसले नहीं होते। वो आइडेंटिफाई कैसे करें? वो ट्रेड्स क्या हैं जिस पर ध्यान देना शुरू किया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी। पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को सुने। प्राय पेरेंट्स जहाँ कहीं भी होते हैं वो लगातार फ़ोन पे उसको ये याद दिलाते हैं, आपको पढ़ना है, आप पे हमारी बहुत आशाएं हैं, आपको ऐसा होना है और आपको ये करना है। बजाय इसके अगर कोई पेरेंट्स, भाई बहन उससे ये सुने कि वो कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, और उसको मौका दिया जाए कि वो अपने मन की बात कहे, बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि ऐसा करना है। वो तो पूरी कोशिश कर ही रहा है, वो जो कर सकता था वो कर रहा है। आप उसको सुने और उन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें। प्राय अगर बच्चा ये कह दे कि मम्मी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मम्मी उसको समझने की जगह ये कहेगी, नहीं नहीं बेटा, तू चिंता छोड़ दे, सब तुम तो पढ़, मन तो लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है मन नहीं लगता, हमने अभी 1.5 लाख रुपए फीस भरी है, कर्जा ले रखा है तेरे लिए, ऐसे कह देने से काम थोड़ी चलेगा कि तुम मन नहीं लग रहा तेरा। या वो कोई अपने मन की व्यथा कहना चाहता है तो उसको एक तो सुनना चाहिए। इसके अलावा कई चीज़ें और हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे की शैक्षणिक परफॉर्मेंस जो है, स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस जो है, वो गिरने लगे, लगातार गिरने लगे, तो समझिए कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी बात यह है कि बच्चा रेगुलर अपने कोचिंग में जा रहा है, आ रहा है या नहीं जा रहा है। जब बच्चे उदासी में जाते हैं तो प्राय वो कोचिंग जाना छोड़ देते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, दोस्तों से बात नहीं करते हैं, और उनके मन में यही घुमड़ता रहता है कि मैं क्या करूं। उस वक्त उसको मदद की ज़रूरत है, तो उसके दोस्तों के भी संपर्क में रहना चाहिए, आइडियली उसके टीचर के संपर्क में भी रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह का रेशो है टीचर स्टूडेंट का, टीचर को खुद ही मालूम नहीं होता कि उसके कितने बच्चे हैं और कौन किस से गुजर रहा है, तो माँ बाप को ये भी करना चाहिए। इसके अलावा अगर उनको लगे, खासतौर से परीक्षा के समय और दूसरे समय में, कि बच्चा ठीक नहीं कर रहा है, तो उनको आना चाहिए, कुछ समय बच्चे के साथ रहना चाहिए, और ये बिना किसी बायसनेस के ये असेस करना चाहिए कि बच्चा ठीक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। और अगर वो आपको ये कहना चाहता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे मत पड़िए। ऐसे में बच्चे जैसे जब उनको आत्महत्या के विचार आते हैं, अपने नोट्स दूसरे बच्चों को दे देते हैं, अपनी किताबें दूसरे बच्चों को दे देते हैं, जिन चीज़ों में पहले वो प्रसन्नता अनुभव करते थे वो छोड़ देते हैं, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी या दोस्तों के साथ मिलना जुलना है वो छोड़ देते हैं, अकेले रहने लग जाते हैं। तो ये सब खतरनाक साइन है। अगर कोई बच्चा ऐसा करने लगता है तो हमको सतर्क होना चाहिए। यहाँ सिर्फ इतना सा है कि अगर कार्ड पंच नहीं हुआ तो मैसेज चला जाएगा। कार्ड तो बच्चे एक दूसरे का पंच कर देते हैं, और सिर्फ एक मैकेनिकल काम की जगह हमको ये समझना चाहिए कि बच्चा है, वो कोई रोबोट नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, और माँ बाप को लगता है इसको क्या तकलीफ है। हर उम्र के बच्चे को अलग स्ट्रेस हो सकता है, माँ बाप को अलग तरह का स्ट्रेस हो सकता है, बच्चे को अलग तरह का स्ट्रेस हो सकता है। और स्ट्रेस जो है वो तो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। प्राय 3 बेसिक रीजन है सुसाइड करने के। एक होता है बायोलॉजिकल, जो हम नहीं बदल सकते, लेकिन समय रहते हम उसका उपचार कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल होता है, जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसको वातावरण से या काउंसलिंग से हम बदल सकते हैं। तीसरा सोशल है, किस तरह के लोगों के बीच उठता बैठता है, कौन लोग उसके दोस्त हैं, किस तरह की बातों में वो इंटरेस्ट लेता है। तो हमको सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। बायोलॉजिकल रीजन में हम उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो दवाएं लेने में कोई हर्ज नहीं है। दवाओं की कोई बात नहीं करना चाहता, सब काउंसलिंग पे फोकस कर रहे हैं, पर काउंसलिंग से सब चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती।
अगर उसको मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन देने से हिचकिचाना दीजिए। छोटी छोटी समस्याएं काउंसलिंग से दूर की जा सकती है, लेकिन अगर बच्चा सीवियर डिप्रेशन में है तो ट्रीटमेंट लेने से कतई नहीं हिचकना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ बच्चा बहुत सुसाइडल टेंडेंसी में चला गया, पर वक्त रहते उसके माँ बाप ने उसको संभाल लिया, उसका ठीक से इलाज हुआ, तो वो धीरे धीरे वापस से नॉर्मल हो सकता है। हमको नेशनल एवरेज से और कितने बच्चे सुसाइड करते हैं या आंकड़ों को छोड़ के हमको ये सोचना चाहिए कि हर एक जान कीमती है, हर एक बच्चा कीमती है, और बच्चों को हम नष्ट नहीं कर सकते। प्राय जैसे ही बच्चा सुसाइड करता है हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागने लगता है। पेरेंट्स कहते हैं हमें तो कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकता है, उसकी आपने सुनी कब? टीचर कहता है नहीं ठीक ही था, दोस्त कहते हैं हाँ ऐसा तो कुछ था नहीं, और हर व्यक्ति ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि ऐसा हमेशा होता है, निश्चित होता है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए हम प्राय इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हमने बच्चे को कभी सुना ही नहीं। आत्महत्या कोई क्षणिक चीज़ नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें विचार धीरे धीरे पनपते हैं, फिर विचारों को क्रियान्विति के लिए आइडिया आते हैं और फिर बच्चा उस आइडिया को फॉलो करता है। जैसे ये एक लोगों को एग्जाम्पल लगता है, एक बच्चा परीक्षा में असफल हुआ या अच्छा नहीं कर पाया, वो छत पे जाता है, कूद जाता है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि वो पिछले काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है और लगातार उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो उसकी जो दुख और तकलीफ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि उससे आगे वो सहन नहीं कर पाता है, जैसे प्रेशर कुकर इफेक्ट है, उस पॉइंट पे वो सुसाइड कर लेता है। हम उसको उस घटना से जोड़ते हैं और हम ये जस्टिफाई करते हैं कि भाई इस टेस्ट में ये ठीक नहीं हुआ, इसके कारण से ऐसा हो गया। और बच्चे को हमें विकास करना है तो उसको समय मिलना चाहिए, रोज़ उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी समय मिलना चाहिए, पढ़ाई का भी मिलना चाहिए, दोस्तों से बातचीत करना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन भी सीखना चाहिए। आजकल बच्चे मोबाइल की वजह से अपने मन की व्यथा ही किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कोई ऐसा क्लोज दोस्त ही नहीं है जिसके साथ बैठ कर कि वो विचार विमर्श कर सके। मैं यहाँ देखता हूँ बच्चे अपने मोबाइल में घूम रहते हैं, 10 बच्चे साथ चल रहे हैं, हर बच्चा मोबाइल पे कुछ टेक्स्ट कर रहा है या फ़ोन पे बात कर रहा है, तो हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं और ये हम उनको सिखा भी नहीं पा रहे हैं। सर, आप क्योंकि खुद एक डॉक्टर हैं, यहाँ कोटा में जिस तरह की इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, क्या नीट क्लियर करने के लिए या जेई क्लियर करने के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए इस लेवल ऑफ तैयारी या इस लेवल ऑफ जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि आपको सुबह इतने बजे उठ के कोचिंग जाना है, दिन के 15-16 घंटे पढ़ना है, इसकी ज़रूरत है क्या? इसके बिना आज के समय में नीट क्लियर नहीं हो सकता, आज के समय में वो जेई क्लियर नहीं कर सकते? देखिए मैडम, परफॉर्मेंस का घंटों से कोई ताल्लुक नहीं है। होता ये है कि बच्चों को यही उनके दिमाग में भरा जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सके उतना पढ़े। ऐसे स्टेटमेंट ओपनली कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए व्यक्ति, इवन जो उनके सो कॉल्ड काउंसलर हैं, वो भी कई बार कह जाते हैं कि बच्चे को हम आते ही कहते हैं बेटा अगर आपको सफल होना है तो 16 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। 16 घंटे लगातार बिना विश्राम के पढ़ेगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हमको ये चाहिए कि बच्चा जो है वो जितना कर सकता है, आराम से कर सकता है, उतना उसको करने देना चाहिए, अनावश्यक प्रेशर नहीं बनाया जाना चाहिए। और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो घंटों की जगह अपने हिसाब से पढ़ते हैं और सफल होते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आईआईटी और मेडिकल में परीक्षा पास कर लेना सफलता या असफलता नहीं है। हमको इस चीज़ को अलग करना चाहिए। जिस बच्चे ने आईआईटी में एडमिशन हो गया वो सफल है, जिसका एडमिशन नहीं हुआ वो असफल है, ऐसा नहीं है। एक परीक्षा है जिसमें 100 सीट अवेलेबल है, 10,000 बच्चे उसको देंगे, 100 लोग उसको कर पाएंगे। दूसरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो, अगर वो सेलेक्ट हो गए तो बदले में कोई दूसरा उनके पीछे रह जाएगा। तो हमको ये चीज़ें इन टोटो समझने की ज़रूरत है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो कोई सफलता का पैमाना नहीं है। सर, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं, इस उम्मीद से तो पेरेंट्स बच्चों को भेजते नहीं है। मतलब कौन पेरेंट्स बच्चों को कोटा इस उम्मीद से भेजते हैं कि यहाँ आकर उसका नॉलेज बढ़ेगा या उस सब्जेक्ट, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस फील्ड के बारे में उनका नॉलेज गेन होगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ तो कोई नहीं भेजता।
या बच्चे खुद नहीं आते, वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि हमें नीट क्लियर करना है या हमें जेई क्लियर करना है। और जब हम रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद देखते भी हैं कि जो टॉप किया या जिसने क्लियर किया उसको अलग अलग इंस्टीट्यूशन वाले कोई कार दे रहा है, कोई किसी और तरीके से फेलिसिटेट कर रहा है। जैसा आपने ही बताया A1 बैच जो बना है, जो स्टार बैच बना है, उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो आपने भी तो सक्सेस का पैमाना यही तय कर रखा है एज ए सोसाइटी, मैं कह रही हूँ आपको नहीं, कि क्लियर करना ही सक्सेस है। देखिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोगों को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि बच्चा हीनता का अनुभव करने लगता है। जो बच्चे ऐसा नहीं करते उनमें हीन भावना पनपने लगती है, जबकि वो किसी भी तरह से कम नहीं है। ठीक है, वो एक परीक्षा पास नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो, जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनमें एक तरह का वो कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहे हैं कि देखो इसने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, चीज़ों को संपूर्ण रूप से पेश नहीं किया जाता। जो जैसा मैंने अभी आपको कहा, एक उजला पक्ष पेश किया जाता है। वो ये बताते हैं कि टॉप 10 में हमारे 5 स्टूडेंट थे, बाकी जो नेशनल एवरेज है वो ये है, तो उससे चीज़ें सामने आती है। कुछ बच्चे होते हैं जो इस विशेष प्रकार की परीक्षा के लिए ज़्यादा प्रतिभा संपन्न हो सकते हैं या उनको ज़्यादा अच्छा है, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई बुद्धि का विकास नहीं करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सिखाते हैं कि पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो है इसको कैसे क्रैक किया जाए, ये सिखाते हैं। वो बच्चे को ये नहीं सिखाते कि आप कौशल अर्जित करें, आप ज्ञान अर्जित करें और इस ज्ञान को वो विभिन्न क्षेत्रों में अप्लाई करें, आप इससे कुछ ना कुछ गेन ही होगा। उनका एकमात्र इकलौता मकसद ये है कि उनको IIT क्रैक करना है। अगर वो करें तो सफल, नहीं करें तो असफल। कोई भी इससे नहीं होता। हमको एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि पेरेंट्स को ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है स्टूडेंट्स से ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स ने ये सोच रखा है कि हमने बच्चे को भेजना है और उसने सफल होना है। बच्चा तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि बच्चे भी चाहते हैं, बच्चा उस वक्त इतनी समझ रखता ही नहीं है। आप 9वीं पास करके बच्चे को ये कह देते हैं कि बेटा IIT में बहुत स्कोप है और आप IIT कर लीजिए, तो उसको तो ठीक है, मदर कह रही है या फादर कह रहा है तो IIT कर लेते हैं, उसको कुछ खास पता नहीं है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि हमने अपना डिसीजन थोपा नहीं है, हमने बच्चे से ही पूछा है। बच्चे को खुद ही समझनी है, उसको खुद ही नहीं समझते कि मुझे क्या करना चाहिए। वो जैसी विसिनिटी में देखता है, जैसे अपने दोस्तों को, अपने परिवार में किसी व्यक्ति को देखता है जिसने IIT कर लिया, उसके कितना मान सम्मान है परिवार में, उसको लोग कितना महत्व देते हैं, उससे प्रभावित है वो उससे प्रभावित होकर ले लेता है। और कई बार लेने के बाद उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो इसके लिए नहीं बना है, उसके बस का नहीं है, पर वो छोड़ नहीं सकता। वो इसलिए नहीं छोड़ सकता कि उसने फीस जमा करा दी है, उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, शहर में उसका अच्छा मान सम्मान है। वो क्या कह के जाएगा कि मैं जाऊंगा और लोगों को कहूँगा साहब इसको एडमिशन कराया, इसके नंबर अच्छे नहीं आए तो ये तो वापस आ गया। तो इस स्थिति से भी वो बचना चाहता है। तो बच्चों को उनका डिसीजन पूछने की जगह हमको उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, हमको उनको जानकारी देनी चाहिए, उनको विभिन्न रास्ते बताने चाहिए, और फिर उसको चुनने के लिए आप स्वतंत्र छोड़िए। हम बच्चों को जैसे पौधे को नर्चर कर सकते हैं, वैसे हमको बच्चे को नर्चर करना चाहिए। हमको डिक्टेट नहीं करना चाहिए कि बेटा आजकल ये या तो तुम IAS हो सकते हो, या तुम IIT हो सकते हो, या आप डॉक्टर हो सकते हो, आप ये हो सकते हो। तो बच्चे भी वैसा ही सोचने लगते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, माँ बाप जो कहते हैं उसका बच्चे पे भी प्रभाव पड़ता है। पर अगर वो ये सोच के आते हैं और वो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति हो जाती है। सर, आखिरी सवाल है मेरा। आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, इसके बावजूद कोटा की वो विख्याति में तो कोई कमी नहीं आई है। मतलब हम हर साल भले ही कितने भी केसेस सुने, लेकिन नंबर ऑफ एडमिशन बढ़ते ही जा रहा है, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ती ही जा रही है, जितने बच्चे हर साल आ रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोटा की आप कैसी तस्वीर आज के समय में देखते हैं, और मतलब ये लोगों में कैसे समझ आएगा कि अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए और अब थोड़ा सा सोच के ठहर के डिसीजन लो कि कोटा ही सब कुछ नहीं है जो आपको IIT या मतलब नीट क्लियर करवा देगा या IIT पहुंचा देगा। देखिए मैडम, कोटा जो आज है वो कोचिंग की वजह से है, लेकिन कुछ कड़वी बातें भी हैं। कड़वी बात ये है, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ये इतने प्रभावशाली लोग हैं कि ये हर चीज़ को मैनेज करना जानते हैं।
मीडिया में ये जिस तरह से अपना प्रचार प्रसार करते हैं, इनके पास PRO हैं, इनके पास पूरी लिस्ट है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए जिसने 10th में या 9th में साइंस लिया है, इनके पास नंबर हैं। ये लगातार उनको कॉल करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनके माँ बाप को कन्विंस करते हैं और ये लगातार अपने प्रचार प्रसार के दम से बच्चे को यहाँ लाते हैं। हम कोटा के बारे में कुछ नहीं जानते। हम कोटा के बारे में वो जानते हैं जो हमको मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जिस तरह की तस्वीरें प्रस्तुत करते हैं उससे प्रभावित होकर हम आते हैं। अगर कोई वाकई यहाँ आके देखना भी चाहे तो यहाँ जो लोग हैं उनके हित कोचिंग से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। यहाँ बच्चे रहते हैं इसलिए हॉस्टल चलते हैं, पेइंग गेस्ट चलते हैं, जो जूस वाला है उससे लेके स्टेशनरी की दुकान से लेकर के ऑटो वाले से लेके सारा जो है तंत्र वो कोचिंग की वजह से चल रहा है। और आजकल आर्थिक युग है, कोई भी आपको ये कहने का साहस नहीं जुटा पाता है कि भाई ये है लेकिन साथ में ये भी है। हर व्यक्ति इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है और धारा के विपरीत बात कहना, एक तो कोई सुनता नहीं है, दूसरी है अगर आपने सुन भी ली तो 10 आदमी एक बात को कहते हैं, एक आदमी एक बात को कहता है, तो आपको लगता है कि चलो यही नकारात्मक सोच का है। हमको ऐसा माहौल बनाना चाहिए, उतने ही बच्चों को पढ़ाइए, उतने ही बच्चे लीजिए, उन्हीं बच्चों को लीजिए जो एक स्वस्थ माहौल में ठीक से पढ़ सकें। वो हमारे कोटा में अब धीरे धीरे नहीं है, लेकिन कोटा का सारा भविष्य कोचिंग के साथ जुड़ा है और कोचिंग के लोग इतने प्रभावशाली हैं कि वो छोटी मोटी अड़चनों को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। और वो जिस तरह से अपना प्रचार प्रसार करते हैं, आपको पता है एक डॉक्टर एक गोली का प्रचार नहीं कर सकता। डॉक्टर श्री राम लागू ने शायद एक बार सेरिडॉन का प्रचार किया था, उनका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो गया था। प्रचार प्रसार को छोड़िए, लोगों पे छोड़ दीजिए, आप आइए, देखिए, आपको ठीक लगता है तो आप करिए। आज के युग में हम जी रहे हैं। इस युग में हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ये चीज़ें दूसरी शक्तियाँ नियंत्रित कर रही है। आदमी का अपना सोच अगर वो गलत भी हो तो उससे वो सीखता है कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया, इसमें ये खराबी है। इसकी जगह हमको प्रेरित किया जाता है कि यही सही रास्ता है, आपको इसी से चलना है। तो एक तरह का ट्यूबुलर विजन है, हम सब उसी दौड़ में शामिल हैं और चीज़ें और जो प्रोफेशन है वो बदलते रहते हैं। आज किसी का युग है, कल किसी का युग है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो सिविल इंजीनियर को सबसे अच्छा माना जाता था। जो इंजीनियरिंग में जो सिविल लेते थे वो सबसे बेहतर थे। आजकल सिविल इंजीनियर छोटे छोटे सुपरवाइजर की तरह काम करने लगे हैं। अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, चीज़ें बदलती रहती है। दूसरी बात यह है कि जो आप करते हो अगर उसमें आपको आनंद आता है, आपको सारा जीवन इसी में बिताना है। अगर मेरे पास यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको मैं प्राय एक बात कहता हूँ कि सपोज आपने IIT पास कर ली, लेकिन अगर आपको इसको करने में कोई आनंद नहीं आता, आपको कोई खुशी महसूस नहीं होती, आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो जो IIT करते हैं वो कुछ लेखक बन जाते हैं, कुछ मैनेजमेंट करके मार्केटिंग में चले जाते हैं, कुछ दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। तो उनका जो उद्देश्य था उससे तो वो डेविएट हो ही गए हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ में आनंद नहीं आ रहा है। लोग IIT करके एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, दूसरे ऑफिसर बन जाते हैं, प्रतिभाशाली वो हैं, लेकिन अब आपकी IIT का क्या रोल है? आप ये काम तो दूसरे में भी कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे को ये भी समझ आना चाहिए कि उसकी खुशी किस में है, किस चीज़ को करने में वो आनंद लेता है। कुछ बच्चे हैं उनकी पसंद का काम वो 8 घंटे भी खुशी खुशी कर लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पढ़ाई तो 16 घंटे करनी है पर उनको उसमें आनंद आ नहीं रहा है, इंजीनियरिंग में उनका मन लग नहीं रहा है। ऐसे भी एग्जाम्पल है, कोटा में है, जिन्होंने IIT मिलने के बावजूद छोड़ दी और संगीत के और दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने बहुत नाम कमाया और वो उनका पसंदीदा विषय है। तो जो लोग जो कर रहे हैं उसमें वाकई आप क्या आनंद महसूस करते हैं, आप खुशी महसूस करते हैं, काम करके आपको संतुष्टि होती है, तो आपका ये काम करना जायज़ है। अदरवाइज सिर्फ हम पैकेज देखते रहेंगे, सोसाइटी में ये देखते रहेंगे कि किस प्रोफेशन की कितनी रेपुटेशन है, तो ये मेरे विचार से एक उचित कदम नहीं होगा। आप ज़िंदगी भर सफ़र करते हैं और उस तकलीफ़ से जो आपने IIT के शुरू में
प्रिपरेशन के समय झेली, वो ताउम्र आपके साथ चलती रहती है। वो भी एक मेरे विचार से कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए मानव जीवन का। सर, आपने बच्चों के लिए सुझाव दे दिए, पेरेंट्स के लिए सुझाव दे दिए। एक अंतिम सुझाव मैं चाहती हूँ, जिनका सबसे ज़्यादा स्टेक है कोटा को कोटा बनाने में, कोचिंग वाले, सरकार, प्रशासन, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ये जो नंबर ऑफ केसेस है जो हम आए दिन बढ़ते हुए देख रहे हैं वो रुके? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो खुद कोचिंग वालों का है। उनको पूर्वाग्रह छोड़ देना चाहिए और उनको हर जान की कीमत समझनी चाहिए। तो एक तो अनावश्यक प्रचार प्रसार उनको बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने बच्चों को वो संभाल पाएं, जितने बच्चों को वो पढ़ाई करवा पाएं, उतना ही बच्चे आप लीजिए। एक क्लास में आपने भीड़ इकट्ठी कर ली, 100-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कोचिंग है? कौन सा बच्चा क्या कर रहा है? कोचिंग जहाँ तक मैं समझता हूँ ये होती थी कि पर्सनलाइज किसी बच्चे पे अटेंशन देके उसको काबिल बनाया जाता है। यहाँ तो जैसे क्लासरूम में, स्कूल में होती है, उससे भी ज़्यादा बच्चे हैं। तो जितने बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा पाएँ उतनी ही कैपेसिटी होनी चाहिए। प्रशासन को भी ये तय करना चाहिए कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि इतने लिमिट में आप इतनी क्लासें चला सकते हैं, इतने बच्चों को संभाल सकते हैं, इतना टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए जो आप कंफर्टेबली संभाल सकते हैं। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि जो बच्चे आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको समय से विकल्प प्रस्तुत करिए, उनके पेरेंट्स को समझाइए, बच्चे को भी समझाइए और उसको कोई दूसरा विकल्प अपनाने की सलाह दीजिए जिससे वो समय रहते इस तकलीफ से छुटकारा पा जाए। सिर्फ हम कुछ धन कमाना चाहते हैं, इसके लिए सारे यूथ को दांव पे लगाना अच्छी बात नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट रात दिन बढ़ते जाते हैं, न वो ये बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, हम लेकिन कितने परसेंट सेलेक्ट हुए? सपोज 2% सेलेक्ट हुए, तो 98% सेलेक्ट नहीं भी हुए। तो उससे हमको चीज़ों को समझ मिलती है। बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं। बिना इन्फॉर्मेशन के लिए हम जो डिसीजन लेंगे वो ठीक साबित नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कोचिंग की खुद की है कि वो उतने ही बच्चों को पढ़ाए। एक प्रशासन और कर सकता है कि एक एज लिमिट तय होनी चाहिए कि बच्चे को इमेच्योर अवस्था में कोटा आने और कोचिंग में करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक जैसे एक परीक्षा में होता है कि इस उम्र का बच्चा इस परीक्षा में बैठ सकता है, इसी तरह बच्चा अपनी पूरी स्कूलिंग करे, उसके पश्चात वो अगर 6 महीने साल भर की कोचिंग लेना चाहे तो ठीक है, ले सकता है। लेकिन वो स्कूलिंग के विकल्प के रूप में कोचिंग में आए, ये उचित बात नहीं है। स्कूलों को उतने ही अच्छे से हमको फिर से चलाना चाहिए और डमी जो स्कूल है उनकी जगह वास्तव में स्कूल चलने चाहिए और कोचिंग और स्कूल विकल्प नहीं होना चाहिए। अपना स्कूल ख़त्म करके फिर आप कोचिंग करते हैं तो वो फिर भी समझा जा सकता है। तब तक बच्चा कुछ मैच्योर भी हो जाता है और चीज़ों को समझने भी लगता है। 8वीं क्लास का बच्चा वैसा नहीं होता जितना 10वीं का होता है। 10वीं क्लास का बच्चा वैसा नहीं होता जितना 12वीं का होता है। सबका मैच्योरिटी का लेवल अलग अलग है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, प्रशासन की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि वो ये देखे कि जितने भी वो कार्रवाई करते हैं, जो भी कानून बनाने का प्रयास करते हैं, उस पे वास्तव में अमल होता है कि नहीं होता है। ये बातें बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे का पूरा ख्याल रखें, उनकी बात सुने, उनके मन की व्यथा को जाने, ज़रूरत पड़े तो यहाँ आके उनको सपोर्ट करें और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको खुशी खुशी वापस आने का मौका दें। ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे और सिर्फ हम आंकड़ों के जाल में फंसे रहेंगे कि इतने बच्चे हैं, इतनी सुसाइड तो नेशनल रेट है, इतना तो ये बड़े कीमती बच्चे हैं। आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं और उनमें से कोई चला जाए, आप इस दुख का अनुभव करके देखिए, बहुत बड़ा दुख है। माँ बाप जिंदगी भर पछताते हैं कि उन्होंने ये क्या डिसीजन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इतने विस्तार पूर्वक सभी सवालों का जवाब देने के लिए और इतना सोल्यूशन बेस्ड जवाब देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत देखकर आपको कोटा की जो असल तस्वीर है, यहाँ की जो असल समस्याएं हैं और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में अंदाज़ा लगा होगा। इस पूरी बातचीत को कैमरे के पीछे से मेरे साथी रूहानी ने रिकॉर्ड किया था। मेरा नाम सोनल है। कोटा से हमारी रिपोर्टिंग, हमारी कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिएगा। शुक्रिया।